गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो देखिए, ये टॉपिक रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है, उससे लिंक्ड टॉपिक है। तो देखिए, इस टॉपिक को देखने के लिए हमें रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में चलना होगा। उस टॉपिक में हमने स्कैटरिंग का जो एक्सप्लेनेशन था उसके लिए डायग्राम ये बताया था। ये एटम है, एटम के सेंटर पर छोटे से वॉल्यूम में हमने उसका न्यूक्लियस बताया है, जिसमें पूरा पॉजिटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेट बता के चलते हैं +Ze। ये अल्फा पार्टिकल्स है जो कि थिन गोल्ड फॉइल की ओर आ रहे थे। ये एटम जो है वो हमने थिन गोल्ड फॉइल का ही कोई एक एटम कंसीडर किया है। एक एटम के लिए जो बात हम बता के चल रहे हैं वही उस थिन गोल्ड फॉइल के सभी एटम्स के लिए एप्लीकेबल है। क्लियर बात। तो हमने कहा था कि 20,000 अल्फ़ा पार्टिकल्स में से कोई एक अल्फ़ा पार्टिकल 180 डिग्री स्कैटरिंग एंगल पर डेविएट होता है, रीबाउंड हो जाता है। जिस पाथ से होते हुए वो गोल्ड फॉइल की ओर आ रहा था उसी पाथ से वापस रिटर्न हो जाता है। अब देखिए, ये रिटर्न क्यों हो रहा है। अल्फ़ा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होता ही है, और पूरा पॉजिटिव चार्ज रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग एटम के सेंटर पर छोटे से वॉल्यूम में कॉन्सेंट्रेट रहता है। तो ये +Jd चार्ज जो है, +Jd पॉजिटिव चार्ज जो है वो अल्फ़ा पार्टिकल के चार्ज +2e को रेपेल करेगा। तो जैसे जैसे अल्फ़ा पार्टिकल मूव करके आएगा किसकी ओर, न्यूक्लियस की ओर, वैसे वैसे उसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी। काइनेटिक एनर्जी को हमने K बोला है। देखिए, डायग्राम यही है। इसमें ये और अल्फ़ा पार्टिकल्स हमने नहीं दिखाए हैं, हमने केवल वही अल्फ़ा पार्टिकल लिया है जो कि न्यूक्लियस की सिद में मूव करके आ रहा है न्यूक्लियस की ओर, गोल्ड फॉइल की ओर। ये गोल्ड फॉइल का ही एटम है। तो गोल्ड फॉइल की ओर किसी एटम के न्यूक्लियस की सिद में जो अल्फ़ा पार्टिकल आ रहा है उसकी हम यहाँ बात करके चल रहे हैं। उसी के लिए हम यहाँ डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की बात करके चल रहे हैं, जिसको हम यहाँ R0 से दिखा रहे हैं। R0 क्या है? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब देखिए, यहाँ से अल्फा पार्टिकल को हमने थिन गोल्ड फॉइल की ओर भेजा था। जब हमने इसको भेजा था तो इसकी काइनेटिक एनर्जी थी K। कितनी थी काइनेटिक एनर्जी? K। स्टार्टिंग में जो काइनेटिक एनर्जी थी इसकी वो K थी। इस पॉइंट पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 थी, क्योंकि ये वाली जो पोजीशन मान के चल रहे हैं वो हम इस एटम के सेंटर से न्यूक्लियस से इन्फिनिटी डिस्टेंस मान के चल रहा है। इन्फिनिटी डिस्टेंस मान के चल रहा है, इट मीन्स इतनी डिस्टेंस पर है ये अल्फ़ा पार्टिकल कि इस अल्फ़ा पार्टिकल पर इस न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज के कारण कोई रिपल्सिव फोर्स नहीं लग रहा है, कोई रिपल्सिव फोर्स नहीं लग रहा है। तो इस केस में इसकी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ कितनी होगी? 0 होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी 0 है, काइनेटिक एनर्जी K है। तो टोटल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी की बात करें तो K + 0 K होगी। तो इस पॉइंट पर इसकी मैकेनिकल एनर्जी होगी K। क्लियर बात। मैकेनिकल एनर्जी की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा? अब ये पार्टिकल जब मूव करेगा न्यूक्लियस की ओर तो न्यूक्लियस इस पर रिपल्सिव फोर्स लगाने लगेगा। अभी तो हमने अल्फ़ा पार्टिकल पर यहाँ रिपल्सिव फोर्स नहीं बताया है क्योंकि ये इन्फिनिटी डिस्टेंस पे हमने लिया है। लेकिन जैसे जैसे अल्फ़ा पार्टिकल इसकी ओर मूव करेगा, जैसे जैसे इसके पास जाता जाएगा, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में जाता जाएगा, इस न्यूक्लियस के इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे ही अल्फ़ा पार्टिकल मूव करेगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस इस अल्फ़ा पार्टिकल को रिपेल करेगा और रिपल्सन के कारण इस अल्फ़ा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कंटिन्यूसली डिक्रीज होती जाएगी। काइनेटिक एनर्जी कंटिन्यूसली डिक्रीज होती जाएगी लेकिन पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। क्यों? बाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन में हम बता के चलते हैं कि किसी सिस्टम की टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो कंजर्व रहती है अगर वहाँ वर्क करने वाले जितने भी फोर्सेज हो वो कंजर्वेटिव नेचर के हों। तो इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स वर्क कर रहा है? यहाँ कूलम्ब्स रिपल्सिव फोर्स वर्क कर रहा है जो कि कंजर्वेटिव फोर्स होता है। और कंजर्वेटिव फोर्स की प्रेजेंस में किसी सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी जो रहती है वो कंजर्व रहती है। मैकेनिकल एनर्जी हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को। तो दोनों का सम जो है वो कंजर्व रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। देखिए, यहाँ हम बता के चलें तो
ये 11th का कॉन्सेप्ट है बाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को हम बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी, और वो कांस्टेंट रहती है कब, जब सिस्टम में वर्क करने वाले सारे फोर्सेस कंजर्वेटिव नेचर के हों। तो हमारे इस टॉपिक के अंदर केवल एक ही फोर्स वर्क कर रहा है, कौन सा, कूलाम्ब रिपल्सिव फोर्स। कूलाम्ब रिपल्सिव फोर्स, कूलाम्ब फोर्स जो है, इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है। क्लियर है बात। तो कंजर्वेटिव फोर्स की प्रेजेंस में काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इट मीन्स मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी सिस्टम की। तो मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। अभी हम बता रहे हैं कि जैसे जैसे अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस की ओर मूव करेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी। तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी तो फिर इन दोनों का सम तो कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये डिक्रीज हुई है तो उतनी ही ये इंक्रीज हो जाएगी, कौन, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही डिक्रीज हो जाएगी जितनी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी उतनी इंक्रीज हो जाएगी जितनी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हुई है। तो जैसे जैसे ये अल्फा पार्टिकल मूव करेगा किसकी ओर, न्यूक्लियस की ओर, वैसे वैसे इसकी काइनेटिक एनर्जी तो रिपल्सन के कारण डिक्रीज होती जाएगी, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही इंक्रीज होती जाएगी। फिर यहाँ आते 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 इसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होते हुए जीरो होगी, ये वेलोसिटी जीरो हो गई है। यहाँ इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई है रिपल्सन के कारण, स्पीड कम होती जाएगी, स्पीड कम होते 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 यहाँ जीरो हो गई है। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई है। काइनेटिक एनर्जी यहाँ जीरो हो गई है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी यहाँ मैक्सिमम होगी। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी। यहाँ काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई है, मिनिमम हो गई है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी के लिए फॉर्मूला हम बता के चलते हैं K/Q1Q2/R। तो यहाँ R देखिए, R यहाँ कम हो गई है, यहाँ R ज़्यादा थी, यहाँ से यहाँ तक की R हमने इन्फिनिटी बताई थी और R इन्फिनिटी बताई थी, इसीलिए K/Q1Q2/R में R के प्लेस पे इन्फिनिटी पुट करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो मिलेगी। इसीलिए हमने यहाँ पोटेंशियल एनर्जी को जीरो बताया था। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बताई थी, K अल्फा बताई थी। इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी K/Q1Q2/R0। अब R0 का वैल्यू देखिए, कम है तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ ज़्यादा होगी। R0 कौन सी डिस्टेंस को बोल रहे हैं, इस न्यूक्लियस के सेंटर से ये अल्फा पार्टिकल जितना ज़्यादा से ज़्यादा पास आ सकता है इस न्यूक्लियस के, वहाँ तक की डिस्टेंस को बोल के चल रहे हैं। यहाँ तक आया है अल्फा पार्टिकल, यहाँ तक आने के बाद वो वापस रिबाउंड हो जाएगा रिपल्सन के कारण। तो यहाँ से न्यूक्लियस के सेंटर तक की जो डिस्टेंस है उसी को हम बोल रहे हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, R0 के लिए हमें फॉर्मूला डिराइव करना है। तो फॉर्मूला कैसे डिराइव करेंगे, बाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। देखिए अभी मैंने बात बताई कि काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी, जैसे जैसे इधर मूव करेगा पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। यहाँ आकर काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। यहाँ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी, पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो थी। अब देखिए मैंने यहाँ की इस वाले पॉइंट की काइनेटिक प्लस पोटेंशियल लिखी है, फिर इस वाले पॉइंट की काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी लिखी है यहाँ पर। यही मीनिंग हुआ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का, कि इस पॉइंट पर जितनी मैकेनिकल एनर्जी है उतनी मैकेनिकल एनर्जी यहाँ भी होनी चाहिए। तो पहले इस पॉइंट की लिखी है यहाँ पर। इस पॉइंट पर मैंने 1 सबस्क्रिप्ट से बताया, इस वाले पॉइंट के लिए मैंने 2 लिया है सबस्क्रिप्ट। तो देखिए U1 + K1, इस वाले पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी U1, इस वाले पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी K1, इस वाले पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी U2, काइनेटिक एनर्जी K2। तो देखिए U1 यहाँ कितनी है, 0 है। क्यों, क्योंकि मैंने ये वाला पॉइंट इस न्यूक्लियस से इतनी डिस्टेंस पर लिया है कि इस न्यूक्लियस के कारण इस अल्फा पार्टिकल पर कोई रिपल्सिव फोर्स नहीं लग रहा है। उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं इन्फिनिटी डिस्टेंस। क्लियर है बात। तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ 0 है, कौन से फॉर्मूले से, K/Q1Q2/R। ये पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए फॉर्मूला होता है। R के प्लेस पे आप 0 पुट करेंगे तो U 0 आएगा। R के प्लेस पे इन्फिनिटी पुट करेंगे तो U 0 आएगा। तो U 0, K1 को हम यहाँ K अल्फा बोल के चल रहे हैं। यहाँ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो हम बता के चल रहे थे उसको K अल्फा बोल रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल = U2। U2 यहाँ कितनी होगी, उसी फॉर्मूले से K/Q1Q2/R से। तो K/Q1Q2/R, R के प्लेस पे तो R0 आ जाएगा, Q1 Q2 के प्लेस पे, Q1 के प्लेस पे मैंने ले लिया है किसका चार्ज, न्यूक्लियस का चार्ज, प्लस JD। Q2 के प्लेस पे किसका चार्ज लूँगा, अल्फा पार्टिकल का चार्ज, प्लस 2E। ध्यान रखिए पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मूले में चार्ज को विद साइन पुट किया जाता है। तो विद साइन भी यहाँ पुट करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज ही है। अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है और ये न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होता ही है। क्लियर बात। ये K काइनेटिक एनर्जी वाला K नहीं है इस फॉर्मूले में, ये K है 1/4πε0 वाला K, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है ये वाला K। क्लियर बात। यहाँ जो K हमने बोला था वो था काइनेटिक एनर्जी वाला, ध्यान रखिएगा। फिर
ये सेकंड वाले पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी सेकंड वाले पॉइंट पे 0 होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कंटिन्यूसली रिपल्सन के कारण डिक्रीज होते हुए फाइनली यहाँ आकर 0 हो जाएगी, तो यहाँ 0 होगी ये काइनेटिक एनर्जी। तो देखिए यहाँ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी के अल्फा, यहाँ काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई है, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी थी 0 और यहाँ पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होते हुए KQ1 Q2 अपॉन R, इट मीन्स KJ2 KJD² अपॉन R0 हो गई है, जो कि मैक्सिमम वैल्यू है काइनेटिक एनर्जी का। मैक्सिमम इसलिए बोल रहा है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी, काइनेटिक एनर्जी यहाँ फाइनली 0 हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ मैक्सिमम हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी का जो मैक्सिमम वैल्यू हम बोल के चल रहे हैं वो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा आप देख सकते हैं, यहाँ से देखिए के अल्फा इजिकल टू ये आएगा जो कि पोटेंशियल एनर्जी है, जो कि यहाँ हमने बोला भी है कि अल्फा इजिकल टू यू, यहाँ हमने डायरेक्ट बोला है, पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ दे दिया है। क्लियर है? तो किसके बेस पे समझेंगे इसको आप, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के बेस पे समझेंगे। यहाँ मैकेनिकल एनर्जी इजिकल टू यहाँ मैकेनिकल एनर्जी, तो यहाँ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इजिकल टू यहाँ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, उससे आपको मिलेगा के अल्फा इजिकल टू यू, जो कि यहाँ डायरेक्ट लिखा हुआ है। क्लियर बात? ये कैसे बताया, द एंटायर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल गेट्स कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी थी के अल्फा, वो कन्वर्ट हो गई है यहाँ पोटेंशियल एनर्जी यू में, तो के अल्फा इजिकल टू यू, यहाँ से भी आपको यही मिलेगा। देखिए मैंने वैल्यू पुट कर दिया है यहाँ, अदरवाइज़ तो यहाँ क्या होता है, ये यू होता, और के अल्फा इजिकल टू यू, यू का वैल्यू ही हमें मिला है 2KJD² अपॉन R0। के अल्फा को हम बोल सकते हैं हाफ mv², यहाँ m क्या है, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, वी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल, के अल्फा क्या है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। यहाँ इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी, जिस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के साथ इसको भेजा जाता है थिन गोल्ड फॉइल की ओर, वो काइनेटिक एनर्जी है ये मैक्सिमम है काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो ये वेलोसिटी वी जो है वो भी इनिशियल वेलोसिटी है, तो के अल्फा को हम बोल सकते हैं हाफ mv²। यू अभी मैंने बताया कि Q1 Q2 अपॉन R वाले फॉर्मूले से लेंगे, U इजिकल टू KQ1 Q2 अपॉन R, तो के प्लेस पे 1/4πε0, ये के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट होता है, जिसका वैल्यू हम 9 × 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर बताते थे फर्स्ट चैप्टर में। Q1 के प्लेस पे हमने चार्ज ले लिया है किसका, अल्फा पार्टिकल का, +2e। Q2 के प्लेस पे चार्ज ले लिया है किसका, न्यूक्लियस का। Q1 Q2 में से किसी को भी अल्फा पार्टिकल का चार्ज मान लीजिए, किसी को भी न्यूक्लियस का चार्ज मान लीजिए, कैसे भी लिख लीजिए, लेकिन विद साइन पुट करना है। यहाँ तो विद साइन पुट करेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों की साइन पॉजिटिव है। 2JD² अपॉन 4πε0 R0 मिल गया, ये यू मिल गया है। पिछले पेज पे फॉर्मूला था के अल्फा इजिकल टू यू, के अल्फा था हाफ mv², यू है 2JD² अपॉन 4πε0 R0। क्लियर बात? अब R0 को आप इधर ले जाइए, 2 को इधर ले जाइए तो ये 4 हो जाएगा, mv² को यहाँ डिवाइड में ले आइए, तो फॉर्मूला बन गया 4JD² अपॉन 4πε0 mv², ये R0 का फॉर्मूला मिल गया। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का एक्सप्रेशन मिल गया हमें। 1/4πε0 को हम के बोल सकते हैं, स्मॉल के, यहाँ के काइनेटिक एनर्जी वाला के नहीं है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कॉन्स्टेंट वाला के है, तो 4KJD² अपॉन mv²। क्लियर बात? इस हाफ mv² को आप के अल्फा भी बोल सकते हैं, तो R0 को मैं इधर ले जाऊँ, के अल्फा को इधर ले आऊँ, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा 2JD² अपॉन 4πε0 के अल्फा। के अल्फा का वैल्यू हमने हमारे एक्सपेरिमेंट में 5.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बताया था। बीच में से जो अल्फा पार्टिकल इमिट हो रहे थे उनकी एनर्जी हमने बताई थी 5.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो के अल्फा के प्लेस पे हम ये 5.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेकर R0 का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए सारे वैल्यूज हमें पता है, 4 हाई, जेड गोल्ड के लिए 79 बता के चलेंगे, E 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, 4 हाई, पाई का वैल्यू 22/7, एप्सिलॉन का वैल्यू जानते हैं 8.85 × 10⁻12। क्लियर है? एम क्या है, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, जो कि प्रोटॉन की मास का हम 4 टाइम्स बता के चलते हैं, 4 × मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ प्रोटॉन हम जानते ही हैं, ये बता रखा हमने 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम। तो हमें क्या चाहिए यहाँ, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल चाहिए, इट मीन्स उसकी काइनेटिक एनर्जी या इनिशियल वेलोसिटी हमें पता हो तो हम R0 कैलकुलेट कर सकते हैं। अब R0 क्या है देखिए डायग्राम में, R0 को ही हम बोल रहे हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब ये R0 जो है, ये R0 न्यूक्लियस साइज से थोड़ी ही ज़्यादा होती है,
न्यूक्लियस की जो रेडियस है, न्यूक्लियस की रेडियस हम कहाँ से कहाँ तक बता के चलेंगे, न्यूक्लियस के सेंटर से यहाँ तक। तो न्यूक्लियर रेडियस से थोड़ी ज़्यादा होती है कौन, आर नोट। तो हमें यहाँ से न्यूक्लियस की रेडियस तो नहीं मिलेगी, लेकिन न्यूक्लियस की रेडियस से थोड़ा ज़्यादा वैल्यू मिलेगा। तो हमें यहाँ से आर नोट का जो वैल्यू मिलेगा उससे थोड़ा कम वैल्यू होगा किसका, न्यूक्लियस का। तो न्यूक्लियस की साइज का एक रफ आइडिया मिल जाता है आर नोट के वैल्यू से। आर नोट के वैल्यू से आर नोट थोड़ा ज़्यादा होगा न्यूक्लियस साइज से, न्यूक्लियस साइज थोड़ी कम होगी आर नोट से। वो बात हमने यहाँ बताई भी है। एज द अल्फा पार्टिकल रिवर्स इट्स मोशन विदाउट एक्चुअली टचिंग द गोल्ड न्यूक्लियस, थोड़ा सा दूर से ही तो चला जाता है, टच करता नहीं है। देयरफॉर आर नॉट ग्रेटर देन एक्चुअल रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस, दैट इज एक्चुअल रेडियस ऑफ द न्यूक्लियर ऑफ द फॉइल न्यूक्लियस। फॉइल में जो भी न्यूक्लियस है वो हमने गोल्ड फॉइल लिया है, तो गोल्ड न्यूक्लियस की बात है। अगर किसी दूसरे एलिमेंट का आप फॉइल लेते हैं तो उसके न्यूक्लियस की बात होगी। इज स्लाइटली लेस देन डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आर नोट। अब यहाँ देखिए नोट पॉइंट में हमने बताया रदरफोर्ड स्कैटरिंग इज ए पावरफुल वे टू डिटरमाइन द अपर लिमिट ऑफ द साइज ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की साइज का एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं मिलेगा, लेकिन एक रफ आइडिया मिल जाएगा, अपर लिमिट मिल जाएगी। क्लियर है बात। तो ये जो आर नोट हमें मिलता है वो 10⁻⁻14 मीटर टू 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर का मिलता है, जो भी मिलता है। तो उससे हमें न्यूक्लियस साइज का एक रफ आइडिया मिल जाता है। क्लियर बात। तो ये हमारा टॉपिक था डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। कौन सी डिस्टेंस को बोला है हमने, इस वाली डिस्टेंस को, इस वाली डिस्टेंस को। आर नोट निकालने के लिए मैंने कौन सा कॉन्सेप्ट यूज में लिया है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। इसमें हमने क्या बताया कि अल्फा पार्टिकल जैसे जैसे इधर मूव करेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी, फाइनली यहाँ काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। और जैसे जैसे इधर जाएगा वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। फाइनली यहाँ इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो यहाँ इसकी जो काइनेटिक एनर्जी थी उसके इक्वल होगी। यहाँ काइनेटिक एनर्जी के अल्फा थी, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी यू है, तो के अल्फा इज इक्वल टू यू। इसको मैंने कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के बेस पे आपको बता भी दिया था, के प्लस यू इजिकल टू कॉन्स्टेंट वाले फॉर्मूले से। इट मीन्स के1 प्लस यू1 इजिकल टू के2 प्लस यू2 से बता दिया था, जिसको हम 11th में देख चुके हैं ऐसे। क्लियर है। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे इम्पैक्ट पैरामीटर एंड अल्फा पार्टिकल ट्रेजेक्ट्री। थैंक यू।